204 मई 2026 ये तारीख इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा के लिए बोल्ड लेटर्स में दर्ज हो चुकी है। आज जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के ऑफिशियली वेरीफाइड नतीजे सामने आए तो पूरे देश की पॉलिटिक्स में एक भुचाल सा आ गया। पिछले 15 साल से बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी, जिनकी पकड़ ग्राउंड पर अनब्रेकेबल मानी जाती थी, उनका किला आखिरकार टूट ही गया। और सिर्फ एक ये आम जीत नहीं है बीजेपी की, ये एक ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री है जिसकी कल्पना शायद किसी भी पॉलिटिकल पंडित ने ना की हो। सोचिए, जिस बीजेपी को बंगाल में हमेशा एक आउटसाइडर या हिंदी बेल्ट की पार्टी कहकर डिसमिस कर दिया जाता था, उसने बंगाल की जमीन पर एक अनप्रेसिडेंटेड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की है। आप जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये आंकड़े देखिए। अब याद रखिएगा कि जिस समय पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये जब पीपीटी बन रही थी तब अभी काउंटिंग चल रही थी। फिलहाल के जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं वो क्लियरली बीजेपी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बता रहे हैं। बीजेपी विद 206 सीट्स, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विद 81 सीट्स और बाकी पार्टीज का हाल अभी आपको पता लग ही जाएगा। सो टोटल 294 सीट्स वाली इस स्टेट में बीजेपी एक ऐतिहासिक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आगे लीड ले रही है 200 से ज्यादा सीटों पर। वहीं पिछले 15 साल से बंगाल पर राज करने वाली ये तृणमूल कांग्रेस ये 83 या 89 सीट्स तक, अराउंड 80 सीट्स तक ये सीमित होकर रह गई है। कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता ही साफ हो चुका है, जो कि लगभग 1-2 सीट्स इनको मिली हैं, राइट। तो ये क्लियरली हमें ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अब यहां पर आप एक चीज को समझिए, बंगाल इलेक्शंस में जैसे ही ट्रेंड्स क्लियर हुए और बीजेपी एक मैसिव लीड की तरफ आगे बढ़ी, वही पुराना पॉलिटिकल ड्रामा जो हर बार होता है यहां पर भी स्टार्ट हो गया। ऑपोजिशन की तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि ये मैंडेट नेचुरल है ही नहीं, ईवीएम टैंपरिंग के एलिगेशंस लगने लगे और इलेक्शन कमीशन द्वारा हाल ही में कंडक्ट की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज यानी कि एसआईआर के ऊपर भी सवाल उठाए गए। यह कहा गया कि इलेक्शन मशीनरी को हाईजैक करके दीदी को इन इलेक्शंस में हराया गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, एक ऐसी स्टेट जहां तृणमूल कांग्रेस का लोकल काडर और इनका सिंडिकेट हर बूथ लेवल पर हावी रहता हो, वहां ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री सिर्फ मशीन की गड़बड़ी से नहीं मिल सकती। यह जीत क्लियर करती है कि बीजेपी ने सिर्फ एक चुनाव नहीं जीता, बल्कि बंगाल के पॉलिटिकल डीएनए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। यह जीत इस बात का सबूत है कि बीजेपी यहां टेम्परेरीली नहीं आई बंगाल में, ये प्रोबेबली इट्स गोइंग टू स्टे फॉर मच लॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, सीनियर फैकल्टी एंड डायरेक्टर एट स्टडी IQ, और मैं हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। आज के इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे कि आखिर बैकग्राउंड में ऐसा क्या पका जिससे कि हिंदुत्व का ये नया एक्सपेरिमेंट बंगाल द न्यू गुजरात बनने जा रहा है। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन एलिगेशंस की बात करनी पड़ेगी जो इस वक्त न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल बनता है कि क्या वाकई बीजेपी ने ईवीएम और एसआईआर एक्सरसाइज का गलत इस्तेमाल करके ये जीत हासिल की है। देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एसआईआर एक्सरसाइज थी क्या। माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2025 के अंत में और 2026 की शुरुआत में पूरे देश में वोटर लिस्ट को क्लीन करने की एक ड्राइव चलाई, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा गया। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव था इलेक्टोरल रोल्स से घोस्ट वोटर्स, यानी कि वो लोग जो मर चुके हैं, गुजर चुके हैं या परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनका नाम हटाना। बंगाल में एसआईआर फेज के दौरान वोटर्स लिस्ट से लाखों ऐसे फेक नेम्स, इनको डिलीट कर दिया गया। अब तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इस एक्सरसाइज की आड़ में टारगेटेड तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया, यानी कि उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। लेकिन सच्चाई काफी ज्यादा अलग है। एसआईआर एक्सरसाइज ने एक्चुअली इलेक्शंस को और भी ज्यादा फेयर बनाया और इसका थोड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है जरूर मिला हो, क्योंकि ग्राउंड पर लोकल सिंडिकेट्स इन्हीं घोस्ट वोटर्स का फायदा उठाकर कई सालों से फेक वोटिंग करवाते थे। जब वोटर लिस्ट क्लीन हुई तो टीएमसी के लोकल गुंडों और ये जो इनका सिंडिकेट का मार्जिन ऑफ मैनिपुलेशन था, ये खत्म हो गया। लेकिन यहां पर आप ये भी देखो कि क्या इस लिमिटेड फैक्टर से कोई आधी स्टेट जीत सकता है? क्या इस फैक्टर से बीजेपी 200 प्लस जीत सकती है? पिछले असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी ने 213 सीट्स जीती थी, अराउंड 211-213 सीट्स इनके पास थी। इस बार मुश्किल से 80, इक्का दुक्का या मे भी चलो 10 सीटों में समझ लगती है कि ठीक है, एसआईआर का शायद फायदा मिल गया हो। लेकिन 100 से ज्यादा सीटें टीएमसी अगर लूज करती है तो ये लॉस सिर्फ एसआईआर एक्सरसाइज की वजह से हो ही नहीं सकता। एसआईआर ने बस ग्राउंड को लेवल किया,
खेलने वाली पिच को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया। एक्चुअल मैच बीजेपी ने अपनी ग्राउंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके जीता। अब यहां पर आते हैं ईवीएम टैंपरिंग की एलिगेशंस के ऊपर। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में ईवीएम हर हारी हुई पार्टी का ना एक फेवरेट पंचिंग बैग होता है। अगर आप बंगाल के रिजल्ट्स का वोट शेयर और मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखें तो आपको समझ आएगा कि ये थ्योरी बहुत ही फर्जी है और फार फेच्ड है। देखो, 100 से ज्यादा सीट्स का स्विंग किसी बटन को हैक करके नहीं हो सकता। टीएमसी ने अपना 100 से ज्यादा सीटें गंवाई हैं। एक ऐसी मशीनरी को डिफीट करना जो पिछले 15 साल से बंगाल के हर गांव में, हर वार्ड में डीपली रूटेड थी, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थ्रू मियरली अ मैल प्रैक्टिस ऑफ ईवीएम। अगर हम एक मिनट के लिए चलो मान भी लें कि इन दो फैक्टर्स यानी कि एसआईआर और ईवीएम ने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया भी होगा, तब भी टीएमसी का 211 से डबल डिजिट में आकर लुढ़क जाना इट कैन नॉट बी अ ग्लिच। ये एक मैसिव पब्लिक वेव का नतीजा है और उसी की इंडिकेशन है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जिन्होंने ममता गवर्नमेंट को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। तो चलिए इन फैक्टर्स को अब समझने की कोशिश करते हैं। सो वी विल एनालाइज कि व्हाट मेड बीजेपी विन इन बंगाल। देखो, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक स्टेट या एक राज्य जिसे पिछले कई इलेक्शन से इम्पेनिट्रेबल माना जाता था, कि इसको भेदा नहीं जा सकता, वहां बीजेपी ने आखिर ऐसी डीप इनरोड्स बनाई कैसे। वी हैव टू थिंक ऑन दिस। इस मॉन्यूमेंटल शिफ्ट के पीछे 4 सबसे बड़े पिलर्स थे, जिसमें से सबसे पहला पिलर है वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बंगाल। देखो, पिछले कुछ सालों में बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक पूरे सपने की तरह थी, नाइटमेयर से कम नहीं थी। अगस्त 2024 के हॉरिफिक आरजी कार मेडिकल केस के बारे में आपको पता ही होगा। पब्लिक का गुस्सा अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच गया था ऑल ओवर द नेशन। जब एक ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से मिस हैंडल किया, उसने हर आम आदमी की रूह को कंपा कर रख दिया। कोलकाता की सड़कों पर महीनों तक मैसिव प्रोटेस्ट हुए। ये आग आरजी कार इंसिडेंट की अभी ठंडी भी नहीं हुई कि संदेश खाली के डार्क चैप्टर्स फिर सामने आ गए। संदेश खाली में जिस तरीके से टीएमसी लीडर्स के संरक्षण में लोकल औरतों का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन और शोषण किया गया, उसने बंगाल की विमेन वोटर्स, जो कभी दीदी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, उन्हें पूरी तरह से टीएमसी से एलिनेट कर दिया। ऊपर से ये जो सिंडिकेट का एक्सटॉर्शन और कट मनी, ये जो सिस्टम चलता है, ये जो डेली दादागिरी इनकी चलती है, इसने आम आदमी का जीना हराम करके रख दिया था। पब्लिक इस कांस्टेंट डर से आजादी चाहती थी और इसी वजह से ये इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है। दूसरा फैक्टर है बीजेपी का नेबरिंग स्टेट्स में इंपैक्ट। ध्यान से सुनना, बंगाल की जनता जब अपने पड़ोसी स्टेट्स असम और बिहार की तरफ देखती है ना, तो उन्हें एक बहुत शार्प कंट्रास्ट नजर आता है, खासकर असम का मॉडल। इसमें आप ये देखो कि असम के अंदर ये एक ऐसी स्टेट है असम जो हिस्टोरिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इलीगल इमिग्रेशन और वायलेंस के इशू से जूझती रही। लेकिन वहीं हेमंत बिस्व शर्मा के अंडर बीजेपी की जब सरकार बनी तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं हुआ, बल्कि हिंदू वोट बैंक को बहुत ही ब्रिलियंटली कंसोलिडेट करके एक प्रो डेवलपमेंट इमेज बनाई गई। स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि 2023 से 24 के बीच असम ने 12% की स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया, जो पूरे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट था। इनफैक्ट हाईएस्ट था। जीडीपी की बात नहीं कर रहा, स्टेट जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। असम के ठीक पीछे बिहार, ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसने दर्ज की। और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल 2023-24 में इसकी जीडीपी ग्रोथ में ये देश के सबसे बॉटम 5 स्टेट्स में था। अगर पिछले एक दशक का हम एवरेज लें 2012 से लेकर 2024 तक, तो बंगाल की एवरेज ग्रोथ रेट मुश्किल से 4.5%, 4.5% है, जो इसे इंडिया के सबसे स्लो ग्रोइंग स्टेट्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। असम में हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं और एक यूनिटी फील हो रही है। और बंगाल में जहां इंडस्ट्री के नाम पर फैक्ट्रीज पर ताले लग रहे हैं, यूथ को स्टेट छोड़कर जाना पड़ रहा है, वहीं असम और बिहार की ग्रोथ ने लोकल बंगालीज को चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए प्रोत्साहित किया। असम के इस हिंदू यूनाइटर इमेज का डायरेक्ट इंपैक्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि नॉर्थ बंगाल और जंगल महल जैसे इलाकों में भी देखा गया। लोगों को लगा कि अगर असम में पीस और प्रोग्रेस आ सकती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को वो भी हरा कर, तो बंगाल में क्यों नहीं आ सकती। तो उसी का नतीजा यहां पर इलेक्शंस में दिखा। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पॉइंट इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी और साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है। नॉर्मली देखो, पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज और अपने स्टार नेताओं की स्पीचेस के ऊपर फोकस करती हैं, लेकिन इस बार
बीजेपी ने एक बहुत ही डीप इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर लड़ी। ग्राउंड इंटेलिजेंस और वेरीफाइड लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की लोकल मशीनरी और बूथ कमिटीज में साइलेंटली इन्फिल्ट्रेट कर लिया। आरएसएस वर्कर्स ने टीएमसी के लोअर कार्डर्स जो करप्शन से वैसे ही परेशान था उसमें सेंग लगा दी। उन्होंने टीएमसी की इलेक्शन मशीनरी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखला किया। इस इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा यह हुआ कि जो ट्रेडिशनल वोटर इलेक्शन वाले दिन टीएमसी की स्लिप लेकर वोट डालने जाता था उसे बड़ी ही एफिशिएंटली, बहुत ही सर्जिकली बीजेपी की तरफ स्विंग कर दिया गया। टीएमसी के जब ऊपर वाले आकाओं को इस बात का पता लगा कि उनका ग्राउंड नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तब तक भाई वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी और बहुत देर हो गई थी। चौथा फैक्टर यहां पर एंटी इनकम्बेंसी को हम नहीं भूल सकते। देखो, 15 साल किसी भी सरकार के लिए एक बहुत लंबा अरसा होता है। 2011 में जब दीदी ने लेफ्ट को हराया था तो एक मां माटी मानुष की इमोशनल वेव थी। लेकिन आज की जनरेशन जो 2026 में पहली बार वोट डाल रही है, उन्होंने वो पुराने वाला स्ट्रगल नहीं देखा, उसके बारे में उन्हें नहीं पता। उन्होंने क्या देखा है? स्कैम्स, चाहे टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हो, राशन स्कैम हो या फिर ये सिंडिकेट का कट मनी। स्टैटिस्टिकली बंगाल का आपको पता है डेट टू जीडीपी रेशो ये बहुत भयंकर रूप से हाई है। इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से काफी ऊपर जा चुका है। ये वो बंगाल है दोस्तों जो किसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बड़ा सोने की चिड़िया हुआ करता था। मतलब यहीं से हमारे इंडिया की एनेक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ। ये वही बंगाल का इलाका है जो किसी समय पर मगध जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स का एपिसेंटर हुआ करता था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये उसी का पार्ट हुआ करता था। एक वक्त पर ममता बनर्जी का करिश्मा इनकी सरकार की हर खामी को कवर कर देता था, पर इस बार इन्हीं का यही करिश्मा ये फटीग में, थकान में बदल चुका है। अर्बन मिडिल क्लास से लेकर रूरल किसान तक सब इस स्टेग्नेशन से बुरी तरह थक चुके हैं और यही वो रियल फैक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को उखाड़ कर फेंका और बंगाल में एक न्यू एरा की शुरुआत की है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, यहां पर कहानी के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर हमें चर्चा करनी होगी। जो रिजल्ट्स हमने देखे, बीजेपी की 200 से ज्यादा सीट्स, क्या ये सिर्फ आपको लगता है तुक्का है? कमेंट में बताइए। आई नो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि झोल है, जुमला है या तुक्का है, लेकिन क्या आने वाले 5 सालों में ये भी आपके मन में आ सकता है कि दीदी ये जो हैं वापस आएंगी कि नहीं आएंगी? अब मैं आपको इसका ना बड़ा छोटा और सीधा सा जवाब देता हूं। इट इज वेरी अनलाइकली दैट बीजेपी इज गोइंग एनीवेयर एंड इट इज वेरी अनलाइकली दैट ममता बनर्जी वुड बी एबल टू बाउंस बैक रियली सून। देखो, बीजेपी बंगाल में लंबी पारी खेलने आई है और अगर हम बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि बंगाल का चुनावी इतिहास ये दो क्लियर और बड़े अजीब पैटर्न्स ये फेस करता है जो देश के बाकी स्टेट से काफी अलग है। इसमें पहले पैटर्न के बारे में बताता हूं। पहला पैटर्न क्या बताता है कि एक बार आप आउट हो गए तो आप खत्म हो। बंगाल में जब आम जनता किसी भी रूलिंग पार्टी को कुर्सी से उतारती है तो उस पार्टी का दोबारा पावर में आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आजादी के बाद यहां कांग्रेस ने राज किया, एवरीवन नो, राइट? लेकिन 1977 में जब लेफ्ट यानी कि सीपीएम इन्होंने इलेक्शन जीते, कांग्रेस को हराया, तो कांग्रेस ऐसी गायब हुई कि आज तक बंगाल में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल राज किया, 34 इयर्स। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट के इस लाल किले को ध्वस्त किया तो उसके बाद से लेफ्ट का क्या हाल है, इक्का दुक्का सीट पर आकर सिमट कर रह गई हैं। एक दो सीट्स के लिए बुरी तरह तरस रही हैं। उनका ग्राउंड प्रेजेंस लिटरली जीरो हो चुका है। तो अब जब टीएमसी पावर से बाहर हो गई है तो इतिहास इसी बात का संदेश दे रहा है कि टीएमसी का बाउंस बैक करना टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड नियरली इम्पॉसिबल। दूसरा पैटर्न यहां पर है लंबी पारी का रूल। देखो, बंगाल का वोटर राजस्थान या केरला की वोटर की तरह नहीं है या पंजाब के वोटर की तरह नहीं है कि हर 5 साल में सरकार बदलता है। यहां जब भी चेंज ऑफ गार्ड होता है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, नई आने वाली पार्टीज कई दशकों तक राज करती है। कांग्रेस ने 20 से ज्यादा साल राज किया, लेफ्ट ने 34 साल राज किया, टीएमसी ने 15 साल राज किया। यहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बंगाल का है ही ऐसा कि रूलिंग पार्टी सिस्टम के इतना डीप चली जाती है कि उसे उखाड़ने में एक जनरेशन लग जाएगी। इन्हीं स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए पॉलिटिकल एनालिसिस का यह क्लेम करना है कि बीजेपी ने यहां सिर्फ एक एंट्री नहीं मारी
बल्कि अपने आने वाले 15-20 साल इन्हें पूरी तरह से सिक्योर करके रख लिए। अब आप कहोगे कि ठीक है, हिस्ट्री ये फैक्ट क्लियरली सपोर्ट कर रही है कि भाई पार्टी आई लंबे समय के लिए रहेगी, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली बीजेपी अपने इस नए किले को बचा पाएगी? क्योंकि देखो, आपको भी पता है ममता दीदी इज डिफरेंट, क्योंकि दीदी ये चुप बैठने वाली नहीं है, ये अपने एंड पर हर वो मुमकिन कोशिश करेगी टू कम बैक इन पावर। सो दोस्तों, मैं आपको ना 5 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा जो इस बात की गारंटी देते हैं कि बंगाल अब हिंदुत्व का नया गुजरात बनकर ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहली जो हमने बात को डिस्कस करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, बंगाल हिस्टोरिकली एक ऐसा स्टेट था जहां आम आदमी अपनी लैंग्वेज यानी कि बंगाली आइडेंटिटी को रिलीजन से ऊपर रखता था। यही कारण था कि जब पाकिस्तान में भी ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वो उसके टूटने के पीछे भी कहीं ना कहीं ये हिडन कारण था एक, क्योंकि वहां पर मुस्लिम रिलीजन नहीं बल्कि बंगाली आइडेंटिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वही चीज यहां पर भी होती है, बंगाली आइडेंटिटी वेस्ट बंगाल में भी रिलीजन से ज्यादा ऊपर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस की ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स थी, इन्होंने हिंदू वोटर्स के अंदर एक इनसिक्योरिटी को पैदा करना शुरू कर दिया। दुर्गा पूजा, इमर्शन और मुहर्रम की टाइमिंग्स को लेकर जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसने ग्राउंड पर एक क्लियर डिवाइड पैदा किया। बीजेपी ने इस सेंटिमेंट को बहुत स्मार्टली पकड़ा, उनका तो मतलब आपको पता ही है, और बंगाल के हिंदुओं को उनकी सदियों पुरानी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी याद दिलानी शुरू कर दी। स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी लेगेसी को एग्रेसिवली आगे लाकर बीजेपी ने पहली बार बंगाल में एक सॉलिड हिंदू आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दी, जो अब उन्हें लंबे समय तक सपोर्ट करती रहेगी। और इसलिए बीजेपी बहुत लंबे समय के लिए बंगाल में रहने की इसकी आशाएं जताई जा रही हैं। एक जमाने में बंगाल का हिंदू वोट कास्ट और जाति में बटा हुआ था, पर बीजेपी ने अपने ट्रेडमार्क माइक्रो लेवल इंजीनियरिंग से ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल का कमाल कर दिखाया कि इन्होंने मतुआ कम्युनिटी, राजवंशी जो कि एससी एसटी वोटर्स होते हैं, और अर्बन मिडिल क्लास हिंदूज, इनको एक ही छाते के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ये कंसोलिडेटेड हिंदू वोट बैंक इतना मैसिव है कि किसी भी ऑपोजिशन के मुस्लिम और सेक्युलर वोट कॉम्बिनेशन को इजीली क्रश कर सकता है। और एक बार जब वोट बैंक ऐसे कंसोलिडेट हो जाए, जैसे कि गुजरात में भी हुआ, जैसे कि यूपी में भी हुआ, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तीसरा एक मैं फैक्टर बताता हूं जो बीजेपी की फेवर में जा रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बंगाल का वोटर बहुत लॉयल होता है, जब वो एक पार्टी पर ट्रस्ट करता है तो उसको लंबा समय देता है टू परफॉर्म। अब जब पब्लिक ने बीजेपी को अपना ट्रस्ट दे ही दिया है तो वो इजीली 2 to 3 टर्म्स उनके साथ खड़े रहेंगे, अनलेस बीजेपी खुद कुछ ऐसा ना कर दे, इतनी भयंकर गलती ना कर दे जिसे आम आदमी उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। चौथा पॉइंट जो बीजेपी की फेवर में जा रहा है वो सुनने में अजीब और अनएथिकल लगेगा, बट यार मैं यहां पर ग्राउंड रियलिटी की बात करने आया हूं तो इसको भी सुन ही लो। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से मसल पावर यानी कि बाहुबल के ऊपर चलती आई है। हर वार्ड, हर गांव में जो लोकल दादा या सिंडिकेट्स होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी नहीं होती, वो बस सत्ता के भूखे होते हैं। लेफ्ट के जमाने में जो लोग लाल झंडा उठाते थे, 2011 आते आते उन्होंने दीदी के हरे रंग का झंडा थाम लिया। अब जब बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई है तो ग्राउंड पर पावर शिफ्ट हो रही है। यही गुंडास और लोकल कार्डर्स अब अपनी लॉयल्टी बदलकर या तो बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे, या फिर बीजेपी अगर क्लेम कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करना है तो हो सकता है ये लोग खत्म हो जाएं। इन एनी केस दीदी की इलेक्शन मशीनरी आने वाले दिनों में पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी और बीजेपी का ग्राउंड कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी यही है। अब अगर आपको याद हो तो दीदी की पूरी पॉलिटिक्स की फाउंडेशन सिंगूर और नंदीग्राम की एजिटेशन पर टिकी थी। दीदी ने रतन टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट को बंगाल से भगा दिया था, जिसके बाद टाटा ने गुजरात में अपना प्लांट लगाया और वहां की इकोनॉमी बूम कर गई, और ऐसा बूम की कि गुजरात मॉडल नाम की चीज पूरे देश के सामने आई, और वो एक फैक्टर था जिसने मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज बंगाल इंडस्ट्री और जॉब्स के लिए रो रहा है। सोर्सेज और रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो आपको पता है बीजेपी ने ऑलरेडी टाटा मैनेजमेंट के साथ बैक चैनल टॉक शुरू कर दी हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा आगामी मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि टाटा को वापस बंगाल में ये लेकर आएंगे। अब सोचिए, जिस टाटा को टीएमसी ने भगाया,
अगर बीजेपी उन्हें मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और मेगा फैक्ट्रीज के साथ वापस लेकर आती है तो यूथ और मिडिल क्लास का कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ओवरऑल बंगाल में इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का ये नैरेटिव बीजेपी को अगले कई दशकों तक अनबीटेबल डेफिनेटली बनाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आएंगे इस जीत के सबसे बड़े पहलू पर, और वो है इस जीत का इंपैक्ट। देखो, बीजेपी का बंगाल जीतना सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये नेशनल पॉलिटिक्स का पूरा लैंडस्केप बदलने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता है बंगाल अकेला लोकसभा में 42 सीट्स देते हैं, अराउंड 42 सीट्स हैं इसकी। अभी तक टीएमसी नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा चेहरा थी, पर अब जब बीजेपी ने बंगाल कैप्चर कर लिया, उनकी लोकसभा और राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ जाएगी। दीदी हमेशा नेशनल लेवल पर एंटी बीजेपी फ्रंट की लीडर बनने की कोशिश करती थी, पर अब वो कंप्लीटली बैकफुट पर जाने के उनके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब बीजेपी के पास पार्लियामेंट में इतनी ब्रूट मेजॉरिटी और स्टेट्स का ऐसा सॉलिड बैकिंग होगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जैसे बचे हुए इनके जो कोर एजेंडाज हैं, इनको पास करवाना बीजेपी के लिए केक वॉक हो जाएगा सेंटर में। पहले दीदी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स इस तरह के बिल्स को अपोज किया करते थे और सड़कों पर उतर जाते थे, पर अब बंगाल में ही उनकी जमीन खिसक चुकी है। बंगाल से रेजिस्टेंस ना आने का क्या मतलब है कि हिंदुत्व और नेशनल इंटीग्रेशन के जो बड़े बिल्स पेंडिंग हैं, उनको सीधे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अब ये बंगाल के ग्रोथ इंजन को कैसे इंपैक्ट करेगा? इसमें देखो, पिछले कुछ सालों में बंगाल सिर्फ वायलेंस और स्ट्राइक्स के लिए न्यूज में रहता था। अब जब डबल इंजन सरकार आएगी, तब सेंट्रल फंड्स का एक डायरेक्ट फ्लो बंगाल की तरफ आएगा। हाईवे प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन और आईटी सेक्टर में न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इनका रास्ता क्लियर होगा। कोलकाता कभी इंडिया का कमर्शियल कैपिटल हुआ करता था। बीजेपी हो सकता है उस खोई हुई ग्लोरी को वापस लाने की पूरी कोशिश करे, ताकि गुजरात मॉडल को पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में रेप्लिकेट किया जा सके। अब यहां पर एक और चीज मैं बताऊंगा कि क्या टीएमसी इसके वापस आने के चांसेस हैं या फिर बीजेपी ही जीतेगी? किस सिचुएशन में टीएमसी वापस आ सकती है? तो देखो दोस्तों, बंगाल की जनता रिजेक्टेड पार्टीज को कचरे के डब्बे में डाल देती है। ऊपर से टीएमसी कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी तो है नहीं, जैसे आरएसएस या लेफ्ट। टीएमसी सिर्फ एक ममता बनर्जी फैन क्लब और पावर हंग्री लीडर्स का झुंड थी। अब जब पावर ही नहीं रही, तो इनके लीडर, ये पार्टी और इलेक्शन, ये दोनों छोड़कर भाग जाएंगे, और बचा कुचा काम जो है, जो बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है, ये कर देगा। मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करना अब टीएमसी को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। दीदी का ये जो खेला होबे का नारा था, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये खेला खत्म में तब्दील हो चुका है। सो इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष एकदम साफ है। बंगाल असेंबली पोल्स के इस लैंडस्लाइड रिजल्ट ने इस बात को साबित किया है कि भारत की पॉलिटिक्स में अब कोई भी स्टेट, कोई भी रीजन अभेद नहीं है, मतलब इम्पेनिट्रेबल नहीं है। 15 साल का टीएमसी का लंबा और कंट्रोवर्शियल राज खत्म हो चुका है, और उसकी जगह पर अब हिंदुत्व का भगवा ये बंगाल की धरती पर ये लहराना शुरू हो चुका है। ये जीत सिर्फ नंबर्स की जीत नहीं है, ये एक बहुत ही डीपली प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर की जीत है, जहां आरएसएस की ग्राउंड इंजीनियरिंग, असम और बिहार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का स्पिल ओवर इफेक्ट और बंगाल की जनता के अंदर का उबाल, ये एक साथ आकर फट पड़ा। बीजेपी ने मां, माटी, मानुष को विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व के नारे से रिप्लेस कर दिया है। अब देखना यह है कि जो उम्मीद और प्रोग्रेस का वादा करके बीजेपी पावर में आई है, क्या वो सच में बंगाल के इकोनॉमिक पावर हाउस यानी कि न्यू गुजरात बना पाएगी? टाटा के रिटर्न और लॉ एंड ऑर्डर के रिस्टोरेशन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, पर एक बात एकदम क्लियर है कि वेस्ट बंगाल और पूरे देश की पॉलिटिक्स अब हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बंगाल को इकोनॉमिक रूइन से बचाकर वापस उसकी पिछली ग्लोरी तक लेकर जा पाएगी, या फिर यहां भी गुंडों का बस रंग बदलकर आम आदमी का खून चूसने का काम वो उनका वापस वही रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन
कि इस तरह के मुद्दे ये केस स्टडीज बनते हैं और इसमें हमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं फॉर आर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंड टू एंड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा P2I बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी क्लासेस 7th मई से स्टार्ट हो रही हैं, शाम 6 बजे क्लासेस लगेंगी। हमारे पास 3 अलग अलग बैचेस हैं, 2027 के लिए, 28 के लिए और 29 के लिए। और साथ ही साथ हम इंग्लिश में, हिंदी में और हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है, जैसे ये सेशन हुआ है हिंदी इंग्लिश मिक्स में हमने कन्वर्सेशन की, कंटेंट हमारा इंग्लिश में था, तो ऐसी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको इस बैच के बारे में फर्दर जानकारी चाहिए और आप अगर एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो 9240231046 के ऊपर कॉल कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।